एडियन से मैं हूं आकाश न्याजी। नाज़रीन, इस वक्त पूरे पंजाब में और ख़ासतौर पर पूरे मुल्क के पाकिस्तान में देखा गया है कि प्रॉपर्टी के तनाज़ात इस हद तक बढ़ चुके हैं कि डीपीओज़ के सामने और डिप्टी कमिश्नर्स के सामने जो भी खुली कचहरी लगाई जाए वहाँ एक ही मसला सामने आता है कि हमारे ख़ानदान की जायदाद का तनाज़ा है। मेरे भाई ने मेरी ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया, मेरे चचा ने मेरी ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया, मेरा मामू मुझसे ज़मीन छीनना चाहता है। इस तरह के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं, जिसके बायस सबसे बड़ा ये नुकसान हो रहा है कि ख़ानदानी कत्लो गारत इस हद तक बढ़ चुकी है कि अब दुश्मनियों के बायस लोगों के घर नहीं उजड़ते, बल्कि अपने ही घर में वो ज़मीन का टुकड़ा जो है दुश्मनी और वैर का एक नया बीज जो है बो देता है, जिसके बायस ख़ानदान के ख़ानदान उजड़ जाते हैं। ज़िला गुजरात की और ज़िला मंडी बहाउद्दीन दो अजला ऐसे हैं कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा कत्लो गारत इस वक्त ज़मीन के तनाज़ात पर ही हो रही है। इस वक्त हमारे साथ गुजरात बार के सीनियर वकील साबिक सदर जो हैं मोहम्मद बिलाल गोरसी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनकी ज़बानी जानते हैं कि खास तौर पर क्योंकि ये रोज़ाना अदालतों को डील करते हैं, अदालतों में किस किस्म के जायदाद के जो ख़ानदानी तनाज़ात हैं, किस किस्म के केसेस हैं और इसकी बुनियाद क्या है, इसकी सारी कहानी जानते हैं इन्हीं की ज़बानी। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्याय साहब, बहुत शुक्रिया, आपने ये टाइम दिया और आज हम बड़े अहम इशू पे डिस्कस करने जा रहे हैं। क्योंकि बेसिकली मैं जो क्रिमिनल प्रैक्टिस करता हूँ, तो क्रिमिनल प्रैक्टिस जो है, फौजदारी मुकदमात जो हैं, उसमें भी सबसे ज़्यादा जो वजूहात हैं वो प्रॉपर्टी केसेस की आ रही हैं। और जो प्रॉपर्टी केसेस इस वक्त जो चल रहे हैं उसमें मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा जो मसाइल पैदा हो रहे हैं वो हो रहे हैं कि हमने चूँकि विरासत में जो बेटियों का हिस्सा है वो देना जो छोड़ दिया है, उनका हक गज़ब हो रहा है, उनका हक दबाया जा रहा है और उनको प्रॉपर जो शरई तौर पर, जो कानूनी तौर पर जो हिस्सा बनता है वो हमारे माशरे में जो एक रूटीन चल पड़ी है कि वो हिस्सा नहीं दिया जा रहा। इसके अलावा जो नफसा नफसी के इस दौर में जो प्रॉपर्टीज़ कमर्शियल हुई हैं न्याय साहब, कमर्शियल होने की वजह से, उनकी वैल्यू बढ़ जाने की वजह से आपस में जो रिश्तेदारियां हैं, आपस में जो खूनी रिश्ते हैं, वो उनकी अहमियत कम हो गई है और जो मॉनेटरी बेनिफिट्स हैं, जो माली मफादात हैं, उनकी अहमियत ज़्यादा हो गई है। जो जगह, जो प्रॉपर्टी आज से कुछ अर्सा पहले एकड़ में, कनाल्स में बिकती थी, आज वो मरलों में उसकी वैल्यू मिलियंस में है, लाखों में है। आपने जो बात की है गुजरात में इस तरह के केसेस ज़्यादा हैं, तो ये आप कंपैरिजन कर लें डिस्ट्रिक्ट गुजरात में जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है, मार्केट रेट है, या जो बाजारी कीमत आप कह सकते हैं, वो किसी भी बड़ी हाउसिंग सोसाइटी जो इस्लामाबाद या लाहौर में मौजूद है, DHA है या बैरिया है, उससे ज़्यादा है। अच्छा, ठीक है। आप अगर इसका में प्लाट सस्ता मिल सकता है, सस्ता मिल सकता है, लेकिन गुजरात में रिहायशी प्लाट या जो कमर्शियल है, गुजरात से 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूर भी जो रोड पे जगह है तो वो कमर्शलाइज हो चुकी हैं, उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो अब ख़ानदानी मसाइल पैदा हुए हैं उसमें, जो चूँकि एक हमारी विरासत में जो एक रूटीन होती थी कि हम अपनी आने वाली नस्ल को आइंदा शेयर्स दे के जाते थे, अब ऐसी बात नहीं है। चूँकि विरासत की तकसीम प्रॉपर नहीं हो रही और जो बंदा मालिक है वो अपनी ज़िंदगी में अपनी औलाद को, अपने बेटों को, अपनी बेटियों को वो जायदाद तकसीम करके नहीं जाता, तो उसके बाद बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं। ये तो जनरली बात कर रहा हूँ, लेकिन इसमें एक टेक्निकल जो वजूहात हैं वो आप कह सकते हैं कि इसकी पार्टीशन जो है, इसकी तकसीम जो है, जायदाद की प्रॉपर तकसीम, जिसे आप ये कह सकते हैं कानूनी तकसीम, उस पे अमल दरामद नहीं हो रहा। गवर्नमेंट ने इसमें काफ़ी स्टेप्स लिए हैं, मैं समझता हूँ वो भी खुशाइंद हैं कि अब तहसीलदार जो है वो एक खेवट की तकसीम भी ऑथोराइज है, वो कर सकता है। एक खेवट की तकसीम
मुमकिन हो चुकी है। ठीक है। इससे पहले वो मुमकिन नहीं थी। इससे पहले पूरे खाते की तकसीम होती थी, 300-400 बंदा उसमें फरीक होता था, और तकसीम का जो केस है वो सालों साल कभी मुकम्मल नहीं हुआ। मैं कम अज़ कम मैं तो इधर ये देख रहा हूँ कि तकसीम के जो केसेस हैं वो इसी तरह नामुकम्मल चले आ रहे हैं, उनकी तलबी मुकम्मल नहीं होती। 300-400 बंदे की तलबी जो है वो ही मुकम्मल नहीं होती। लेकिन अब ये प्रोसीजर शुरू हुआ है। एक बात जो मैं ये कहना चाहूँगा न्याजी साहब आपके वास्ते से, कि जो तहसीलदार हैं या रेवेन्यू कोर्ट्स हैं, बड़ी टेक्निकल सी बात है। ये जो रेवेन्यू कोर्ट्स हैं ये हमारी यहाँ डील करते हैं, तहसीलदार डील करते हैं, एडीसीआर साहब करते हैं, एडिशनल कमिश्नर करता है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू करता है। ये एक चेन है। मैं समझता हूँ लीगली, कानूनी तौर पे अब ये वक्त आ गया है कि ये जो कार्रवाई है ये भी सिविल कोर्ट को हासिल होनी चाहिए। ठीक है। ये बड़ी टेक्निकल सी बात है। थोड़ा सा आप पीछे जाएं, यहाँ फौजदारी केसेस भी एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट डील करते थे। ठीक है। अब क्या हुआ, जो सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जेक्टिव, जब ये इनकी आप सेपरेशन हुई तो उसमें एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट जो LLB पास भी नहीं होते थे, तो वो पहले 324 तक उस वक्त 324 से पहले 307 होती थी, 307 तक के केसेस जो हैं वो डील करते थे। लेकिन जब अदलिया और इंतज़ामिया की सेपरेशन हुई तो फिर ये सिविल जज जो हैं उनको पावर्स मिली, ये जुडिशल मजिस्ट्रेट के तौर पे इन्होंने काम करना शुरू किया। तो एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट से ये इख्तियारात जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास आ गए। अब जो मैं मेन नुक्ता बयान करने जा रहा हूँ, जो रेवेन्यू कोर्ट्स हैं, हमारे तहसीलदार, ADCR साहब या एडिशनल कमिश्नर, इनके पास इंतज़ामी मामलात के बहुत ज़्यादा बर्डन है। इनको बेशुमार काम करने पड़ते हैं, इनको प्राइस कंट्रोल करना पड़ती है। एग्जेक्टिव अथॉरिटीज़ भी यही हैं, रेवेन्यू अथॉरिटीज़ भी यही हैं। तो कोर्ट में इनके पास, ADCR साहब के पास या एडिशनल कमिश्नर साहब के पास एक एक दिन में 300, 400 केसेस लगे होते हैं। ठीक है। मैं समझता हूँ कि इसकी अब वक्त आ गया है कि ये इख्तियारात सिविल कोर्ट को हासिल होने चाहिए। इनसे अदालती इख्तियारात खत्म होने चाहिए। मैं समझता हूँ अदालती इख्तियारात सिर्फ अदालत के पास होने चाहिए, सिविल कोर्ट के पास होने चाहिए। के पास इनके पास जो इंतजामी इख्तियारात हैं वो होने चाहिए, वो डील करें। चूंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी बहुत ज़्यादा है, साथ जुडिशल वर्क करना बहुत मुश्किल हो रहा है, तो ये अदालती इख्तियारात सिविल कोर्ट के पास होना चाहिए। ये बेशुमार जो लिटिगेशन है और बेशुमार लोग जो इधर रेवेन्यू कोर्ट्स में मुखार हो रहे हैं, तो इनको एक प्रॉपर फोरम मिलेगा कोर्ट्स में। देखें, जुडिशल सिस्टम पे हम इतराज़ कर सकते हैं कि वो प्रॉपर डिलीवर नहीं कर पाया जिस तरह डिलीवर करना चाहिए था, लेकिन फिर भी सिविल कोर्ट का एक तरीकाकार है, एक टाइमिंग है, एक प्रोसीजर है और उसकी एक डिस्पोजल का तरीकाकार है। ठीक है। मैं समझता हूँ इसमें बेशुमार आसानियाँ पैदा होंगी। सर, जिस तरह आपने बताया कि आजकल जो बेटियां होती हैं उनको बकौल आपके कि इस वक्त जो है जायदादों में हिस्सा नहीं दिया जा रहा, जबकि ये तो देखा जाए माजी से ही, क्या मैं पाकिस्तान से लेकर आज तक ऐसा नहीं हुआ। दूसरा ये देखा जाता है कि हमारे सोसाइटी में वालिद मोहतरम जो होते हैं, अब्बा जी जिन्हें आप कहते हैं, कि वालिद साहब जब जायदाद का फैसला करना चाहते हैं कि मन्नू जरा संभालेगा मैं उन्होंने सारी दे देंगा, या जिन्हें मेरी खिदमत की थी, या जिसको वो पसंद नहीं करते, एक बेटा है वो कोई जुर्म की दुनिया में चला गया, या उसका हमने कि बकौल उसके नाफरमान जिसके आकनामे के इश्तिहारात भी चलते हैं, क्या उसको इस वालिद मोहतरम को ये इख्तियार हासिल है कि वो उसे जायदाद से आग कर दे? इसकी अब क्या कानूनी पोजीशन है, या इस बिना पर कि मैंने ये तकसीम इस तरह करनी है, उसका रिजल्ट ये निकलता है कि उसका पता चलता है कि 2 बेटे थे या 4 बेटे थे,
एक बेटे ने 3 को कत्ल कर दिया, चौथा जेल में चला गया, तो इसका जिम्मेदार सर कौन है? देखिए न्याजी साहब, मैं समझता हूँ जो जब प्रॉपर तौर पर जो हिस्सेदार बनता है उसको हिस्सा ना दिया जाएगा तो फिर इस तरह के मसाइल होंगे, फिर ये वारदातें भी होंगी, इस तरह के दुश्मनियाँ भी बढ़ेंगी। आक नामे की जो आपने पूछा है, आक नामे की कानूनी हैसियत इन द आइज ऑफ लॉ हैविंग नो वैल्यू, ठीक है, इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, क्योंकि जो लीगली बंदा वारस है वो उसकी विरासत का हक ख़त्म नहीं किया जा सकता। लेकिन वालिद अपनी हयाती में या जो वारस कह लें कि जिसके पास प्रॉपर्टी है वो अपनी हयाती में अगर सेल करना चाहता है कोई प्रॉपर्टी, ठीक है, तो वो तो सेल कर सकता है, उसके फरोख्त करने पर कोई पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। लेकिन आगे विरासत ट्रांसफ़र ना हो, उसकी फौतगी के बाद वो किसी एक को हिस्सा ना मिले, तो वो ऐसा कानून में ऐसी गुंजाइश मौजूद नहीं है। जो उसका ड्यू शेयर है इन द आइज ऑफ लॉ, जो शरीयत के मुताबिक जो वो उसका हिस्सा बनता है वो तो बनता है। तो सर वसीयत की क्या हैसियत है? ये वसीयतनामा जी सामने लाया जाता है। देखिए आजकल तो ये पोजीशन है, डेफिनेट वो एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, लेकिन जो अब मौजूदा सिनेरियो चल रहा है, ठीक है, इसमें मैं समझता हूँ जिस तरह आपने एक इनसिक्योरिटी का जिक्र किया है, अदम तहफ़्फ़ुज़ का जिक्र किया है, वो बेसिकली स्टेट की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से जो इनसिक्योरिटी है वो ख़ानदानों में ट्रैवल कर रही है। वो बाप कहता है कि मैं अपने उस बेटे को प्रॉपर्टी दूंगा जो मेरा कल को मुझे लुक आफ्टर करेगा, ठीक है। ये तो मैं समझता हूँ स्टेट के पार्ट पे बनता है, लेकिन वारस जो है वो अपने उसको हक से महरूम नहीं किया जा सकता। जाहिर है जो मालिक है वो अपनी हयाती में कोई प्रॉपर्टी सेल करना चाहे तो उसे रोका नहीं जा सकता। जी नाज़रीन, बिलाशुबा जो है साबिक़ सदर गुजरात बार चौधरी बिलाल हुसैन गोरसी एडवोकेट, इन्हें बड़ी तफसील से बताया कि ख़ानदानी तनाज़ात जो ख़ास तौर पर प्रॉपर्टी के बायस आ रहे हैं, इसकी वजूहात क्या हैं और इनका हल क्या है। इनमें ख़ास तौर पर एक बात सामने लाई है कि जो एग्जेक्टिव की अदालतें हैं उनके पास इतना ज़्यादा बर्डन है कि वो प्रॉपर तौर पर शायद इंसाफ नहीं कर पाते। तो वो अगर तमाम केसेस अदलिया के हवाले किए जाएँ, जुडिशरी के हवाले किए जाएँ, तो उसके पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। और दूसरे ने आकनामा के हवाले से बताया कि उसकी कोई कानूनी जो हैसियत मौजूद नहीं होती। नाज़रीन, हम चौधरी बिलाल हुसैन गोरसी एडवोकेट जो हैं, इनसे हर हफ्ते जो है खसूसी तौर पर जो कानूनी पेचीदगियाँ हैं, कानूनी जो मसाइल हैं, इन पर बात किया करेंगे। आप हमारी इस वीडियोज़ को देखते हुए अपने तमाम सवालात जो हैं हमारे पेज पर आप शेयर कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप शेयर कर सकते हैं, और हम आपके तमाम सवालों के जवाबात जो हैं कानूनी माहिरीन से लेकर आपको दिया करेंगे। एडीएन से मैं हूं आकाश न्याज़।